हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, उसका नाम है पार्टनर्स। इसमें ट्विस्ट एंड टर्न इतने हैं कि दिमाग ही आपका चकरा जाएगा। कैसे चोर के घर में चोरी हो जाती है और क्या लोग इसमें जो फंस जाते हैं, क्या वो निकल पाते हैं? ये जानते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें पार्थ नाम के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को दिखाते हैं, जो अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। कि वो बताता है कि उसके पास मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा केस आया था, जिसमें उसने सिखा दिया गया कि कैसे कुछ अजनबी लोग सिर्फ एक दूसरे के ऊपर अंधा भरोसा करके एक बहुत बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। अब हमें कहानी दिखाई जाती है। कहानी की शुरुआत में 1990 कासरगढ़ नाम के जगह दिखाई जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि दो कार आपस में चेज़ कर रही होती है, जिसमें एक कार में अंडरवर्ल्ड का डॉन होता है और उसे दूसरी गाड़ी सामने से रोक के गोली से भून देती है। अब कहानी शिफ्ट होती है 2005 में, जहाँ देवराज नाम का एक कैरेक्टर जो इनकम टैक्स ऑफिस में पार्थ से मिलने आता है। पार्थ के कज़न का वो दोस्त होता है और पार्थ के दोस्त ने देवराज के हाथों कुछ स्वीट्स भेजा रहता है, तो वही देने के लिए उसके ऑफिस में आता है। पार्थ उसको अपने ऑफिस में बिठाता है, उसका वेलकम करता है और उसको चाय पानी के लिए पूछता है। तभी पार्थ के पास उसका एक जूनियर एक फ़ाइल लेके आता है और बोलता है कि सर, हम जिस बंदे को ढूंढ रहे हैं वो ना तो घर पे है ना ऑफिस में। उसके अकाउंट को हमने फ्रीज़ कर दिया है क्योंकि उसके अकाउंट में बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है। पार्थ वो फ़ाइल देखता है और जैसे ही फ़ाइल वो ओपन करता है तो उसमें देखता है कि उसमें देवराज की ही फ़ोटो लगी हुई है। तो वो तुरंत देवराज को पकड़ लेने के लिए बोलता है और उसको अरेस्ट कर लेता है। अब देवराज बताता है कि मैं एक बिज़नेस शुरू करने जा रहा था और उसके लिए ही मैंने कुछ लोगों से पैसे लोन लिए थे और मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी है और आपने मेरा अकाउंट फ्रीज़ कर दिया है। इसके लिए मैं आपसे बात करने के लिए खुद आपके ऑफ़िस आया था और आपने तो मुझे ही पकड़ लिया है। आप मुझे मौका तो दीजिए मुझे अपने साइड की स्टोरी सुनाने का। तो पार्थ उसे बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो तुम भी स्टोरी सुनाओ। और तब पार्थ एक रिकॉर्डर ऑन करता है। अब टाइम फिर से 6 महीना पहले जाता है और हमें दिखाते हैं कि एक उडुपी ग्रामीण बैंक में कुछ लोगों का इंटरव्यू हो रहा होता है और जिसमें से कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ का जोनल मैनेजर होता है विजय, जो कुछ लोगों को सेलेक्ट करता है और उनको बताता है कि हमारा एक न्यू ब्रांच खुल रहा है एक छोटे से गांव में जिसका नाम है कासरगोड। वहाँ पे आपको जाना है और ये स्पेशल ब्रांच है तो इसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं होंगी। जिसके बाद जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था वो लोग तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो वहाँ पे ब्रांच मैनेजर कृष्णा और उसके साथ विष्णु, लक्ष्मी, रहीम और चाको जाते हैं। अब अगले दिन सब गांव के लिए जैसे ही पहुंचते हैं, वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि भट्ट नाम का एक ज़मींदार यहाँ पे रहता है जिसका यहाँ पे काफ़ी रौब है। भट्ट इस गांव के लोगों को पैसे उधार देता है और उनसे फिर जबरन वसूलता है ब्याज। गांव के सब लोग बहुत खुश थे कि इतने छोटे से गांव में एक ब्रांच खुल रहा है, एक ग्रामीण बैंक खुल रहा है। उस तो वो बहुत ही खुश होते हैं। तो इनॉग्रेशन के लिए खुद सरपंच आता है और वो बैंक का इनॉग्रेशन करता है। बैंक के इनॉग्रेशन के बाद गांव वाले बैंक के अंदर आते हैं और वो बैंक को देखते हैं कि कैसा है बैंक, और बैंक देख के वो काफ़ी खुश होते हैं। अब पहला दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है। अब दूसरे दिन विष्णु जब बैंक आ रहा होता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम पद्मा होता है। वो लड़की को देख के पहली नज़र में उसे प्यार करने लगता है। एक दिन पद्मा विष्णु के साथ उसके ब्रांच देखने आती है और वहाँ पे वो लक्ष्मी से मिलती है और उसे बताती है कि आपके ब्रांच के लिए ही मैंने बैंगलोर में एक टेस्ट दिया है जिसका रिज़ल्ट आ चुका है। अब जल्दी ही आप लोगों के जैसा मैं भी किसी ब्रांच में नौकरी करूँगी। तब पद्मा के जाने के बाद विष्णु लक्ष्मी को पूछता है, क्या तुम्हारा कोई टेस्ट हुआ था ज्वाइनिंग से पहले? तो लक्ष्मी बताती है कि नहीं सर, मेरा तो कोई टेस्ट नहीं हुआ था। हमें तो ये बोला गया था कि ग्रामीण बैंक है, स्पेशल ज्वाइनिंग है, इसके लिए आप लोग को जल्दी जल्दी वहाँ भेज रहे हैं, और एक ही दिन में हम लोग सब इधर आ गए। इसके बाद एक आदमी किसी को पैसा भेजने के लिए ब्रांच में आता है। तो विष्णु उसको बताता है कि अभी हमारे बैंक का आईएफएससी कोड नहीं बना है, तो आप कैश डिपॉजिट कर दीजिए, हम ये ट्रांसफ़र करवा देंगे। वो आदमी मान जाता है इस बात को। और इसके बाद एक लड़की भी आती है जो अपने कॉलेज की फ़ीस जमा कराने के लिए डीडी बनवाने आती है, तो उसका भी काम हो जाता है। और कुछ लोग आते हैं जो कि लोन लेने के लिए आते हैं।
पर बैंक में इतना कैश नहीं होता है कि लोगों को लोन दे सके। तो विजय को विष्णु फ़ोन करता है और पूछता है कि सर आप अगर कुछ कैश भिजवा देते ब्रांच में तो अच्छा होता। बहुत लोग लोन लेने के लिए आ रहे हैं, गाँव है तो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके भी आ रहे हैं, ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स, कोई किसी चीज़ के डॉक्यूमेंट्स, तो हम लोग उनको लोन दे सकेंगे तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तब विजय उनको समझाता है कि हमें एक ग्रामीण में हमने ये बैंक खोला है तो हमें है ना हम लोगों का अकाउंट खुलवाना है, उससे पैसे जनरेट करना है। 10 लाख का महीने का तुम्हारा खुद का टारगेट है ब्रांच का। अगर तुम ये नहीं कंप्लीट कर पाओगे तो तुम्हारी और मेरी हम दोनों की नौकरियाँ जाएँगी। तो तुम थोड़ा मेहनत करो, जाओ गाँव वालों से मिलो और उनको अकाउंट खोलो। और मीनवाइल मैं तुम्हें 1 लाख रुपए भेजता हूँ, वो तुम रखो, तुम्हारे ब्रांच में काम आएगा। कृष्णा ये अमाउंट सोच के तो सोचता है कि ये तो कितना कम अमाउंट है, अभी क्या किया जाए? लेकिन वो अपने बाकी दूसरे स्टाफ को बोलता है कि जो भी कोई लोन लेने के लिए आए यहाँ पे तो उनको कोई ना कोई रीज़न दे के एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो, क्योंकि अभी हम लोन देने की हालत में नहीं हैं। इसके बाद कृष्णा गाँव की एक लड़की को जो थोड़ी पढ़ी लिखी थी उसको अपने यहाँ बुलाता है और उसके साथ जाके लोगों के घर जा जाके अपना बैंक का प्रचार करता है और लोगों का अकाउंट भी खुलवाता रहता है। अब सब बैंक के लोग एक दिन जमींदार भट्ट के पास भी जाते हैं और उसको भी बोलते हैं कि आप भी अकाउंट खुलाइए, आप तो बड़े ज़मींदार हैं, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसका असली बिज़नेस तो ब्याज का था। तभी चाकू भट्ट को बोलता है कि आप तो सबको लोन देते हैं, आप बैंक को लोन क्यों नहीं दे देते? तो भट्ट तो सोच में पड़ जाता है कि बैंक मुझसे क्यों लोन लेने लगा, लेकिन फिर भी अब उन लोगों ने मांगा था तो विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन 5 लाख और विदाउट सिक्योरिटी उन लोग को ब्याज दे देता है। अब बैंक में एक के बाद एक मुसीबत आती रहती है। जिन लोगों ने बैंक में पैसा जमा कराया होता है उनके पैसे नहीं दिख रहे होते अकाउंट में, जिन लोगों ने ट्रांसफ़र किया होता है, जो एक लड़की डीडी भराने आई थी वो उसका भी काम नहीं होता है। तो बैंक में हमेशा कुछ ना कुछ हंगामा होता रहता है, जिससे काफ़ी ना बैंक में हंगामा चलता ही रहता है आए दिन। तो अभी ये सब चीज़ें समझने के लिए ना कृष्णा एक दिन विष्णु को दूसरे ब्रांच भेजता है और जाके बोलता है कि ज़रा जांच पड़ताल करो कि हमने जिस बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए भेजे थे वो ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुए। तो विष्णु जाकर पता लगाता है तो उसको पता चलता है कि ये जो ब्रांच है ये नकली है, वेबसाइट पे भी इस ब्रांच की कोई डिटेल नहीं है। और वो दूसरे जोनल मैनेजर से मिल के आता है और वहाँ से उसे पता चलता है कि विजय नाम का भी कोई जोनल मैनेजर नहीं है। तो ये सब तो काफ़ी ऐसे सदमे में आ जाते हैं कि ये तो फ्रॉड हो रहा है, और अगर पुलिस अगर ने रेड मारती है तो ये लोग भी साथ में जेल जाएंगे क्योंकि ये नकली बैंक चला रहे हैं, जबकि इन लोगों को पता ही नहीं इस बारे में। तो वो लोग एक दिन नोट करते हैं कि जब भी बैंक में कोई भी बंदा पैसा जमा कराने आता है तो तुरंत विजय के आदमी आके पैसा लेके चले जाते हैं। तो वो लोग सोचते हैं हमारे अंदर ही कोई है जो विजय का साथ दे रहा है। तब लक्ष्मी बताती है कि वो काफ़ी गरीब परिवार से है, उसके भाई का इलाज होना है, इसके लिए वही ये खबरें पहुंचाती रहती है विजय को। अभी वो क्या ही कर सकते हैं, वो सब ऐसे फंस जाते हैं। तो एक दिन वो लोग सोचते हैं कि चलो हम लोग ना जल्दी जल्दी हम लोग भाग जाते हैं इस गांव से, ताकि पुलिस को पता ना चल पाए। तो जैसे ही वो भागने लगते हैं वैसे ही एक इंस्पेक्टर जो वहाँ का लोकल इंस्पेक्टर होता है उनको पकड़ के विजय के पास ले जाता है और विजय उनको धमकी देता है कि जो बैंक जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, कम से कम 1 महीना चलने दो, उसके बाद देखा जाएगा। और अगर तुम लोगों ने होशियारी की तो तुम्हें पुलिस में दे दिया जाएगा, क्योंकि तुम तो नकली बैंक चला ही रहे हो और तुम तो बैंक में लोगों के पैसे ले रहे हो, किसको क्या साबित करोगे तुम। कृष्णा जो कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे आ गया होता है रहने के लिए, वो अपनी फैमिली को सबसे पहले दूसरे गांव भेजता है और सभी एम्प्लॉय को भी बोलता है कि हम लोग को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और अब जो भी हो अब हम लोग को आपस में सिंक में रहना चाहिए और ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए ताकि हम विजय को हम लोग को फंसा सके। अब एक दिन ज़मींदार भट्ट का एक आदमी बैंक आता है अपना ब्याज लेने के लिए। तो वो बातों बातों में ही बताता है कि आपका जो जोनल मैनेजर विजय है ना, वो जब भी गांव आता है वो भट्ट से ज़रूर मिलता है। तो इस बात पे विष्णु को शक होता है कि ये बैंक उसने इसी गांव में खोला और वो हमेशा जाता है ज़मींदार से मिलने के लिए, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बड़ा होने वाला है। एक दिन रहीम बताता है कि वो भट्ट को पहले से ही जानता है। 80s में कासरगोड में मुंबई का स्मगलिंग का गोल्ड यहाँ पे आता जाता रहता था और ये स्मगलिंग का बिजनेस एक बड़ा डॉन देखता था, उसका नाम था मूसा। और जो भट्ट है वो मूसा का ड्राइवर था।
एक दिन उसने उसको डबल क्रॉस करके फायरिंग में उसको मरवा दिया। दोस्तों, हमने जो स्टार्टिंग में फर्स्ट सीन में देखा था ना कि 2 कार चेज़ कर रही थी, उसमें से डॉन को एक दूसरी कार ने गोली से भून दिया और मरवा दिया, वो यही सीन था। भट्ट अपना सारा सोना लेके वहाँ से गायब हो गया। मुंबई पुलिस ने बाकी अंडरवर्ल्ड को एनकाउंटर में ख़त्म कर दिया और भट्ट तब से फरार है, तो उसकी कोई भी खबर किसी को नहीं है। लेकिन जब रहीम यहाँ गाँव आया तो उसने भट्ट को देखा तो वो सब समझ गया। भट्ट ने चालाकी से सब सोना अपने पास रख लिया है और उसी पैसों से वो गाँव में अच्छे से सेटल भी हो गया है और सबको उधार देने का काम भी करता है। अंडरवर्ल्ड का सोना आज भी भट्ट के पास है और सब लोग सोचते हैं कि इसीलिए वो इतनी सिक्योरिटी में भी रहता है और इसी गाँव में नकली ब्रांच भी इसीलिए खोला गया है ताकि उसके सोने के लिए ही सब कुछ ये सब हो रहा है, उसके ही आस-पास ये हो रहा है। ये बैंक तो बस बहाना है। और रहीम बताता है कि उसको इसके लिए पता है क्योंकि डॉन मूसा उसका अपना चाचा था। तो अब सब लोग को ये स्टोरी पता चल जाती है। अब प्रेजेंट में इनकम टैक्स ऑफिस में पार्थ बताता है कि विष्णु एक दिन उसके ऑफिस आया था और भट्ट के घर में रेड करने को बता रहा था, यही सोने के बारे में खबर देके। विष्णु ने कहा था कि वो तो मूसा का जो एक दोस्त था जो मारा गया है उसके मूसा के साथ, वो उसका बेटा है। तो मतलब विष्णु भी झूठ बोल रहा था ना वो टाइम पे। तो अब पार्थ बताता है कि वो सारा सोना अभी रेड में अगर मिल जाएगा तो अच्छा ही हो जाएगा। और पार्थ सब तैयारी करता है, सब कुछ वारंट लेता है एंड तब तैयारी कर के अपने लोगों के साथ कैश कैश और सोना पकड़ने के लिए भट्ट के घर छापामारी कर देता है। और इस रेड में उसे सोना नहीं मिलता, सिर्फ थोड़े बहुत कैश मिलते हैं। लेकिन रेड में भट्ट की हालत ख़राब हो जाती है, वो डर जाता है कि आज तो पुलिस मेरे कैश तक पहुंची है, कल को मेरे सोने तक भी पहुंच सकती है। पार्थ को सोना तो नहीं मिला वहाँ पे, लेकिन वो भट्ट को धमकी देके जाता है कि मुझे तुम्हारे मुंबई बैकग्राउंड के बारे में सब पता है और मैं तुम पे अब नज़र रखूँगा। भट्ट अब विजय को फ़ोन करता है और बोलता है कि मेरे पास जो कैश है ना, वो तुम बैंक में ले लो और मुझे ऑन पेपर दिखा दो कि तुमने मुझे लोन दिया है, तो इससे पैसा लीगल भी हो जाएगा। विजय जो कि ये नकली बैंक चलाने का प्लान बनाया था, वो तो तुरंत मान जाता है और वो भट्ट को ये भी बोलता है कि अगर आपके पास कुछ और गोल्ड वगैरह है तो वो भी लॉकर में रख सकते हैं। इससे भट्ट को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि वो भट्ट भी अपना मतलब भट्ट अपना सारा सोना लॉकर में रख सकता है। और अब भट्ट विजय को बैंक में लॉकर खोलने के लिए तैयार करा लेता है। भट्ट खुद बैंक के लॉकर चेक करता है और सब कुछ चेक करने के बाद बोलता है रात को मैं अपना सब सोना लेके आऊँगा और तुम्हारे बैंक में रख दूँगा। बैंक के दूसरे स्टाफ मेंबर को अब डर लग रहा था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्यों क्या किया जाए। विजय तो भाग जाएगा अपना सब खेल खेल के और ये लोग कहीं यही ना फंस जाए। अब विष्णु भी कुछ प्लान करता है उन लोगों के साथ मिलकर और सबको बोलता है कि हम सबको साथ रहना पड़ेगा और एक दूसरे का साथ आंख बंद करके देना पड़ेगा, तभी हम इस मुसीबत से निकल सकते हैं, नहीं तो विजय और भट्ट हाँ दोनों से ही हम नहीं बच सकते। अब वो लोग क्या प्लान बनाते हैं ये तो अभी नहीं दिखाते, ये आगे पता चलेगा हमें। विष्णु गाँव की लड़की पद्मा जिससे प्यार करता है उससे सब रिश्ते भी तोड़ लेता है और उसे बोल देता है हमारा कोई फ्यूचर नहीं है और अब वो उससे नहीं मिलेगा आगे कभी भी। अब आप सोच रहे होंगे कि विजय ने भट्ट को सोना बैंक लॉकर में रखने के लिए कैसे मनाया होगा। विजय ने भट्ट को बताया कि अगर वो बैंक में अपने सोना रखेगा तो 600 कस्टमर के अकाउंट हैं, उसके पैसे उसके बदले वो कैश दे देगा और ये सोना वो इंडिया के बाहर बेच देंगे, जिससे कि ये सारा मनी लीगल हो जाएगा। इससे फ्यूचर में भी इनकम टैक्स ऑफिसर उन्हें कभी तंग नहीं कर पाएगा। अगली रात जैसे डिसाइड हुआ था वैसे भट्ट अपने सारे सोने को लेकर बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है। उसके पास 200 केजी सोना होता है। 170 केजी सोना बैंक के लॉकर में रखने के बाद अभी विष्णु बताता है कि सर अब इससे ज़्यादा सोना हम आपके अपने लॉकर में नहीं रख सकते, परसों हमारा ऑडिट होने वाला है, हम फंस जाएंगे। विजय सोच में पड़ जाता है कि नकली बैंक में ऑडिट, अब वो लेकिन भट्ट के सामने कैसे बोल सकता है, तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं ऑडिट संभाल लूँगा, तुम रख लो सोना। लेकिन विजय मना कर देता है। तभी दूसरे एम्प्लॉय भट्ट के सामने ही उनको मशवरा देते हैं कि सर 170 केजी तो आप हमारे लॉकर में रखा ही आपने, 30 केजी आप बगल के एक ब्रांच में आप जाके रख लीजिए और हमारे सर तो है ही, वो आपका अकाउंट वहाँ पे भी खुलवा देंगे और ये काम बस थोड़ी देर में ही हो जाएगा। अब विजय तो फंस जाता है, वो भट्ट के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता है
और भट्ट डिसाइड करता है कि वो विजय के साथ दूसरे ब्रांच में अभी सोना रखने जाएगा, जहाँ लॉकर की चाबी लेके अपने बॉडीगार्ड सोने की रक्षा के लिए बैंक के बाहर खड़े कर देता है और वो चलता है अपने 30 किलो सोना को कार में लेके। अभी रास्ते में पार्थ उनको मिलता है और पार्थ ये 30 किलो सोना जब्त कर लेता है। और उसे ये टिप किसने दी थी? ये विष्णु ने टिप दी थी। अब ये भी बात हुई कि खुल जाती है कि ये बैंक फेक है। अब गांव के भी सब लोगों को पता चल जाता है। जब लोग बैंक पहुंचते हैं, देखते हैं तो वहाँ पे सारा बैंक खाली होता है, बैंक एम्प्लॉय भी वहाँ से फरार हो जाते हैं। पार्थ अब भट्ट को लेकर बैंक के लॉकर को खुलवाता है और वहाँ जाके देखता है कि वहाँ पे तो कोई सोना ही नहीं है। तो वो सोचता है कि ज़रूर भट्ट ने ये सारा सोना पहले ही शिफ्ट कर लिया है अपने लोगों के थ्रू। लेकिन पार्थ उसे फिर भी धमकी देता है कि बाकी का सोना भी निकलवा लूँगा मैं, तुम्हें जेल में चलो तुम। और विजय का तो हालत ही ख़राब हो जाता है। भट्ट उसका कॉलर पकड़ लेता है कि तुम्हारे फर्जीवाड़े में मेरा सोना सारा बह गया। सीन यहाँ से अब प्रेजेंट में आता है, जहाँ देवराज बताता है कि विष्णु मेरे पास आया था इस सब के बाद, और जिन लोगों के साथ वो आया था उनके रहने का इंतज़ाम मांग रहा था। तो वो 4 महीने तक मैंने उन लोग को अपने साथ रखा और इसके बाद वो अपने अपने रास्ते चले गए। और मैंने जो 30 करोड़ जो अपने अकाउंट में डाला है, वो मैंने बिज़नेस के लिए अपने दोस्त से लोन लिया है। आप चाहिए तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी देख लीजिए, मैं सारा डॉक्यूमेंट का लेके आया हूँ। प्लीज़ लेकिन आप मेरा अकाउंट अनफ्रीज़ कर दीजिए जो आपने फ्रीज़ कर दिया है। अब पेपर्स वेरीफाई वहीं ऑफिस में होता है और देवराज के सारे पेपर सही होते हैं। तो अब पार्थ देवराज को सॉरी बोलता है और उसे छोड़ देता है। तब देवराज उसे ये भी बोलता है कि सर, आज ही मेरा अकाउंट आप अनफ्रीज़ करें, क्योंकि मेरा चाइनीज़ लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जिसमें आज ही पैसा देने का लास्ट डेट है। अगर नहीं कर पाया तो मुझे ना भारी नुकसान हो जाएगा, मेरी 3-4 महीने की सारी मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। पार्थ फिर देवराज से ये फ़ोन करवाता है कि आप ये अनफ्रीज़ कर दीजिए और ये मेरा है, कंपनी का नाम है, ये मेरा माल फ़ॉरेन में पहुंचवा दीजिए। आप पोर्ट पे फ़ोन कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा जल्दी। तो पार्थ वैसा ही करता है और फिर देवराज थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाता है। अब कुछ घंटों के बाद मुंबई पोर्ट से फ़ोन आता है कि जितना सोना ढूंढ रहा है पार्थ, उतना सोना उसको एक कंपनी के थ्रू इंडिया से फॉरेन जाते हुए पता चला है उसका, और उस कंपनी का नाम है एशिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये सुन के तो पार्थ के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी किसी और की नहीं, देवराज की ही थी। अब पार्थ को रियलाइज़ होता है कि कैसे देवराज, विष्णु और दूसरे बैंक एम्प्लॉय ने मिलकर उसे कैसे बेवकूफ़ बनाया है। अब हम देखते हैं कि बैंक लॉकर का सारा सोना वहाँ से कैसे गायब हो गया था। विष्णु ने लॉकर में ऐसी सेटिंग की थी कि एसिड और केमिकल सोने पर गिरे तो सोना सब मेल्ट होके एक पाइप के थ्रू फ्लोट करके कहीं और निकल जाए, जिसे वो लोग सब एक दूसरे चीज़ में स्टोर कर लें, और वहाँ से लेके सब गायब हो गए। इस तरह लक्ष्मी, विष्णु, रहीम, चाको, कृष्णा और देवराज ने अजनबी होके भी एक दूसरे को एक बड़े फ्रॉड से बचा लिया, लेकिन इनका भी काम कुछ कम नहीं था। विजय ने तो फेक बैंक अकाउंट के चक्कर में सबको फंसाने के लिए फुल तैयारी करी रखी थी। अब एंड में हम देखते हैं कि सभी गांव वाले जिनका पैसा उस बैंक में जमा था, विष्णु उन सबके पैसे उनको अकाउंट में लौटा देता है। कैसे करता है? वो उडुपी ग्रामीण बैंक का असली ब्रांच में इन लोग का अकाउंट खुलवा देता है और वहाँ पे उनके अकाउंट में उन्होंने जितने जितने पैसे बैंक में डाले थे वो सब डाल देता है और इसकी जानकारी उन्हें पोस्ट से भेज देता है। अब गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। एंड में विजय और भट्ट भी जेल के अंदर चले जाते हैं। के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं कल फिर एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बाय, टेक केयर।